स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात करेंगे हम महाराष्ट्र की। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब इस साल होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने कल झारखंड में बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया, तो आज पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी अधिवेशन को संबोधित करने वाले हैं। ये बैठक पुणे में शुरू हो चुकी है और यहां पर महाराष्ट्र बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति बनेगी, तो अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इस दौरान बीजेपी संविधान को लेकर विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देगी और राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होंगे। देखिए, आपको बताएंगे कि इस बैठक में क्या होने जा रहा है, इस अधिवेशन में क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने है। लोकसभा चुनावों के जिस तरीके के नतीजे आए, उसका असर विधानसभा चुनावों पर ना पड़े। बीजेपी कैसे आगे अपनी रणनीति बनाएगी, कैसे विपक्ष के नैरेटिव को डैमेज किया जाएगा, ये सब कुछ आज इस अधिवेशन में शामिल किया जाएगा। इस बैठक को लेकर जो नेता पहुंच रहे हैं करके, वो क्या कह रहे हैं, इस अधिवेशन को लेकर क्या क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अशोक चौहान ने क्या कहा। क्या आपके ऊपर आरोप लगा रहे कि आपने कुछ नहीं किया, आपकी सरकार जो मराठा विरोधी है। देखिए, इस राज्य स्तरीय भाजपा अधिवेशन के द्वारा ये तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव की तैयारी बड़े पैमाने पर आज राज्य में हो रही है और आप देखेंगे कि राज्य में जो प्रगति हुई है, जो काम हुआ है जब ये हमारी सरकार भाजपा के राज्य में आई है, मराठा आरक्षण का मुद्दा निश्चित तौर पर है और लोगों को ये बताना जरूरी है जो 10% आरक्षण जो दिया हुआ है वो लोगों तक ये बात पहुंचाना जरूरी है। कितने लोगों को फायदा हुआ है। आज जितनी नौकरियां दी जा रही है उन नौकरियों में भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है, एडमिशंस में दिया गया है। रिक्रूटमेंट जो हो रही है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हो, तो ये और जितनी भी अभी जो नए स्कीम्स रोल आउट हुई है उसके द्वारा भी लाडली बहन की चाहे वो इशू हो, लाडला भाई की जो अभी बात हो रही है उसमें भी ट्रेनिंग के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इतने बड़े पैमाने पे काम हुए हैं, उसको लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। विपक्ष कोशिश ये कर रहा है कि नैरेटिव चेंज करके अन्य बातों पर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है। झूठा नैरेटिव आजकल का ये जमाना आ गया है जिसमें झूठ बोलकर लोगों का ध्यान अन्य कई चीजों पर आकर्षित करने का प्रयास है। जो क्या आने वाले चुनाव में एक बार फिर से आपको लगता है, विश्वास है कि आपकी सरकार आएगी? देखिए, लोकसभा का देश भर में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमने तीसरी बार सरकार बनाई और जो अपोजिशन पार्टी हम पे टीका कर रही है, सब अपोजिशन पार्टी मिला के जितने सीट उनके नहीं आए उससे सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी के आए और तीसरी बार सरकार बनाने का मौका इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और किस तरह से आज मार्गदर्शन हो रहा है और इसका कितना फायदा होगा, किस तरह से आप रोड मैप तैयार कर रहे हैं आज का इस सत्र में? ये रोड मैप तो जनता का साथ है, जनता की योजनाएं, जनता की समस्याएं समझना है और स्वयं माननीय अमित भाई साहब पूरे दिन हमारे साथ में मार्गदर्शन करेंगे। और जहां तक मराठा रिजर्वेशन और मराठा आंदोलन का सवाल है, ये महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को अच्छी तरह से मालूम है कि जितना माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के समय उनके नेतृत्व में सरकार ने मराठा समाज के लिए किया, उतना उसके पहले जो लंबे समय तक महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री और नेता बन के रहे, उन्होंने नहीं किया। तो इस अधिवेशन में कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। जो प्रभारी हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई है, भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव, उस रिपोर्ट के आधार पर भी चर्चा की जाएगी। किन मुद्दों ने डैमेज किया लोकसभा चुनावों में, उन मुद्दों को कैसे अब उसका डैमेज कंट्रोल करना है, जनता तक कैसे जाना है, सब कुछ आज इस अधिवेशन में तय किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस अधिवेशन में पहुंचेंगे और जीत का मंत्र बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। अब समीर जी, सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी की कहीं पर है उत्तर प्रदेश के बाद, तो वो अब महाराष्ट्र भी ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ये अभी तय नहीं कर पा रही है, ये भी नहीं समझ पा रही है कि अपने साथियों को लेकर चलेगी या नहीं चलेगी। ऐसे में जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाने, ये भी तय करने। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 3 बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में मिलने वाली है। लोकसभा में तो ठीक है कि लोकसभा में अजित पवार भी इस बात को जानते थे, एकनाथ शिंदे भी इस बात को जानते थे कि यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है, इसलिए उन्होंने सीटों में वहां पर कॉम्प्रोमाइज किया।
अब विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे बताने की कोशिश करेंगे कि मैं यहां पर बहुत मजबूत हूं। अजित पवार भी महाराष्ट्र में दावा छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए, मतलब 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पे सहयोगी दलों का दबाव रहेगा कि हमें सीटों। अब कल भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कह दिया कि हम 175 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 288 में से बाकी सीटें सहयोगी दल बांट ले। अब इसके बाद एकनाथ शिंदे के पार्टी के वरिष्ठ नेता का बयान आ गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 175 सीटों पर लड़ेगी, 25 सीटें वो कह रहे हैं कि सहयोगी दलों के लिए, छोटे दलों के लिए छोड़ देंगे, तो क्या हम और अजित पवार 40 सीटों पर लड़े? इससे बेहतर होगा कि हम अलग चुनाव लड़ें। सबसे बड़ी चुनौती टिकट बंटवारे की इनके बीच में होने वाली है। और अगर टिकट बंटवारे करते भी है तो एकनाथ शिंदे ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या तो उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव में जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके नहीं जाती है तो उन्हें बंद दरवाजे में इस बात का आश्वासन दिया जाए कि उनके विधायक कितने भी आए, मुख्यमंत्री फिर से उन्हें ही बनाया जाएगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हर हाल में उनसे दुगने से ज्यादा आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ चाहता है कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ा जाए, जिससे सरकार में वापसी हो। तो यह एक बड़ी चुनौती होगी कि आप मुख्यमंत्री किसे करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के अंदर बिना किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा दिए चुनाव लड़ा था, वैसा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गठबंधन में नहीं थी, जहां पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है मराठा बनाम ओबीसी का जो चल रहा है। मनोज जरांगे अनशन पर जा रहे हैं, तो कैसे विधानसभा चुनाव में जो लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी से दलित शिफ्ट हो गया है, जो कुनबी शिफ्ट हो गया है, और जो मराठाओं की नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी से रही है कि वो मराठा आंदोलन के लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, पूरा ध्यान ओबीसी का रख रही है। तो ये भी बड़ी एक चुनौती होगी कि कैसे वो ओबीसी के वोट अपने बचा कर रखे और बेहतर प्रदर्शन करके सरकार को कंटिन्यू करे। मुझे लग रहा है ये चुनौती होगी। अमित शाह इसलिए जा रहे हैं, वह अधिवेशन में तो भाषण देंगे ही, कोर ग्रुप के साथ वो बंद दरवाजे में भी बैठक कर रहे हैं, उसमें वह क्या दिशा निर्देश देते ये देखने की बात होगी। फिलहाल वहां पर सीटों के बंटवारे के साथ साथ मुख्यमंत्री कौन होगा, यह भी अंदर खाने में एक बड़ी महाराष्ट्र के अंदर लड़ाई है। अब अरुण जी, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्या ये जो नई वाली बीजेपी अब नजर आ रही है, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में कर दिया था, इस प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई समाधान बीजेपी के पास होगा? शिंदे गुट भी ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है और अजित पवार भी। देखिए, इसके पहले मैं कहूं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प चल रही थी और समीर जी ने उसकी तरफ इशारा भी किया। वो तस्वीर है विनोद तावड़े की और पंकजा मुंडे की। ये अगर भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की तस्वीर है महाराष्ट्र में, ओबीसी और मराठा, ये कॉम्बिनेशन अगर वहां बनता है, और जिस प्रकार से मराठाओं के बीच, मुझे याद पड़ता है 2012 की बात होगी जब अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति बनाने के लिए विनोद तावड़े ने पूरा एजिटेशन किया था, उसके बाद कुछ राजनीतिक कारणों से विनोद तावड़े को हाशिए पर डाल दिया गया था। लेकिन अब जिस प्रकार से पिछले दिनों फिर से विनोद तावड़े को प्रमोट किया गया और अगर पंकजा मुंडे को हार के बावजूद एमएलसी बनाया गया वहां, तो ये दो कॉम्बिनेशन अगर महाराष्ट्र में चलता है और देवेंद्र फडणवीस को साथ भी लेके चलें या थोड़ा पीछे हटा के भी अगर चलें, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा बैक किया जाएगा देवेंद्र भाई को, तो महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी स्थिति बेहतर कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक ये चल गया कि मराठाओं के राज्य में एक ब्राह्मण को पूरा सर्वे सर्वा बना दिया गया, तो एक आरक्षण और दूसरा ये कि ब्राह्मण उनके ऊपर राज करता है, तो मराठा थोड़े इस मामले में लेकर भावुक होते हैं, जैसे बंगाल के लोग भी इस मामले में लेकर थोड़े भावुक होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब स्थितियां बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी। रही प्रेशर की बात, तो बीजेपी वहां प्रेशर में आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। एकनाथ शिंदे का भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा होगा वहाँ, ऐसा पता नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हो जाएगा। समीर जी महाराष्ट्र के विशेषज्ञ हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि आने वाले दिनों में उद्धव कहाँ जाते हैं। अभी तो यही तय होना बाकी है, हालांकि समय बहुत कम बचा है। लेकिन अगर जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी हम चर्चा करें और भविष्य की बात ना करें, तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार, और जिस प्रकार से आज अगर आप अखबारों में देखिए तो एक खबर छपी है कि अजीत पवार मीटिंग ले रहे थे और शरद पवार खड़े हो गए। लेकिन एक जो असली खबर है, जो कम जगहों पर आया है, कि उसमें
अजीत पवार अध्यक्षता कर रहे थे और शरद पवार कुछ बोलना चाहे तो उन्होंने उनको चुप करा दिया और कहा कि आप नॉमिनेटेड मेंबर हैं, यू डोंट हैव राइट टू रेज क्वेश्चंस। ये खबर दब गई हमारे यहाँ और इस तरह से कह दिया गया कि शरद पवार इतने मतलब विनम्र हैं कि अपने भतीजे के सामने खड़े हो गए। तो इन सब चीजों को देख के मुझे संभावना लगती नहीं है कि अजीत पवार वापस एक हो जाएंगे शरद पवार के साथ। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अभी प्रेशर पॉलिटिक्स बयानों में तो चलेगा, लेकिन जो बंद कमरे की बात हो रही है और जो कोर कमेटी की बात हो रही है उसमें सबको सही आकलन के साथ बता दिया जाएगा कि इतनी सीट आपकी है, इतनी सीट आपकी है, इतनी सीट आपकी है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 160-170 सीटों के आसपास समझौता करना चाहेगी। जो नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को या जो नुकसान हुआ एनडीए को, हर्षवर्धन जी, उसकी रिपोर्ट बाकायदा तैयार की गई। भूपेंद्र यादव हो या अश्वनी वैष्णव हो, दोनों ने बाकायदा नेताओं से बात की है। उस रिपोर्ट में ऐसे क्या की पॉइंट हो सकते हैं जो अमित शाह की तरफ से उठाए जाएं या अपने बूथ कार्यकर्ताओं को बताए जाएं, नेताओं को बताया जाए कि आपको ये बदलाव करने हैं अगर विधानसभा चुनाव जीतने हैं तो? देखिए, मुझे लगता है कि अजीत पवार चाहे जैसे दिखें, लेकिन अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उसका बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि भैया ये बोझ है। ठीक है, अजीत पवार को मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि भाजपा के बहुत से लोग महाराष्ट्र के हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप लोग गलत कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव में अजीत पवार बड़े काम के हैं, काम के होंगे भी। लेकिन एक तो ये कि अजीत पवार जिसके खिलाफ बाकायदा देवेंद्र फडणवीस से लेकर पूरी भाजपा अभियान चला रही थी, वो अचानक साथ में बैठे हैं, सब कुछ तय कर रहे हैं, वो लोगों को पच नहीं रहा है। जो बारामती सीट हारे, क्यों हार गए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हाथ कांपेगा ना भाई। अगर आप अजीत पवार की पत्नी को सुनेत्रा पवार को वोट देने जा रहे हैं तो आपका हाथ कांपेगा अगर भाजपा के आप वर्कर हैं तो। लंबे समय तक अलग अलग समय हमने देखा कि दो एकदम से विपरीत लोग मिलते हैं तो उनको सामंजस्य में समय लगता है, और वो भी अगर बहुत दिखे कि हां उस तरफ जा रहे हैं तो। यहां तो बीच बीच में चाचा जी भतीजे जी मिल भी लेते हैं तो सामंजस्य होते होते रह जाता है। दूसरा, महाराष्ट्र की राजनीति इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। अब आज तो ये स्थिति हो गई है, बताइए, कई बार लगता है कि कैसे राजनीति पलटती है। महाराष्ट्र के लोगों को लगेगा, विशेष करके जो कोंकण के लोग हैं, मराठा राजनीति को जो जय शिवाजी जय छत्रपति करके एकदम मैदान में सुबह सुबह जाने वाले शाखा वाले लोग, मातोश्री में अवधेश प्रसाद जाकर प्रसन्न हैं तो उनकी प्रसन्नता ठीक है, उद्धव जी प्रसन्नता से स्वागत कर रहे हैं। अब इसको आप भारतीय राजनीति का इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखेंगे। आप चाहे जो कह दें, जिस घर में बाला साहब ठाकरे बैठा करते थे, जो कहा करते थे कि हमारे शिव सैनिक थे जिन्होंने तोड़ दिया, बाबरी को ध्वस्त कर दिया, आज उद्धव ठाकरे वहां पहुंच गए। तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही है। पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस, ये अलग अलग त्रिगुट थे जो एक दूसरे से संघर्ष में थे। विनोद तावड़े की राजनीतिक हैसियत आज की तारीख में बहुत बड़ी है। वो महाराष्ट्र से बाहर भले निकाले गए, लेकिन आज संगठन, और जिसको हम कहें कि अगर जेपी नड्डा और अमित शाह के सबसे विश्वस्त व्यक्ति के तौर पर कहें तो एक महामंत्री वो हैं, दूसरे सुनील बंसल हैं, तो ताकत के लिहाज से बहुत ताकतवर हैं। पंकजा मुंडे वो हार गई चुनाव तो 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली, उनका वीडियो वायरल हुआ था, अब उनकी भी लड़ाई थी। लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको साध लिया है। और देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। ये भले ही वैसे जो एक समूह है वो स्वीकार न करे, मराठी पत्रकारों का समूह न स्वीकार करे, लेकिन उन्होंने जो एमएलसी का चुनाव हो, जो दूसरे ऐसे जो अवसर आए, उसमें दिखा दिया कि अब शरद पवार से बड़े नेता, बड़े मैनेजर देवेंद्र फडणवीस हो चुके हैं। अगर भाजपा इसको साध लेगी तो उसके लिए मुश्किल बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है। और इसकी शुरुआत अवधेश जी हो। एक पंक्ति मैं जोड़ना चाहूंगा, जो तस्वीर की बात कर रहे थे वो उद्धव ठाकरे के साथ, वो अवधेश प्रसाद की जो बात की उन्होंने, वो तस्वीर भी बहुत दिलचस्प है। पीछे बाला साहब ठाकरे और ताई की तस्वीर लगी है और सामने अबू आजमी खड़े हैं। अबू आजमी खड़े हैं। अब हाँ, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति की, और उद्धव जी ने इसको मुमकिन बनाया। और वो कब मुमकिन बनाया? जब अबू आजमी कह रहे हैं कि मुगल बढ़ जाएं इस देश में, मुसलमान ज्यादा हो जाएं तो गोल्डन युग आ जाएगा, जबकि वो जानते ही नहीं कि भारत का गोल्डन युग तो 1000 साल तक था। उसके बाद जैसे जैसे आक्रमणकारी आते गए, गोल्डन युग समाप्त होता गया, जो सोने की चिड़िया कहते हैं। लेकिन वो अबू आजमी जो बाला साहब पर टिप्पणी करते थे, वो अबू आजमी जो कल ही बयान दिए, वो आज वहां उद्धव जी के साथ है। राजनीति बहुत बदली है। इसी तरह उद्धव जी बाला साहब की विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं। बदलाव पे बदलाव देखने को मिल रहे हैं अवधेश जी। नहीं, देखिए, पहले अवधेश पासी इस समय जो है
वो INDIA के लिए, विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक के शक्तिपुंज हैं कि इनको देख के मुसलमान कंसोलिडेट होकर हमको वोट देगा, और इसीलिए उनकी यात्रा कराई गई है। चूंकि उद्धव ठाकरे भी इस समय उनको पता है कि इस बार मुस्लिम वोट हमारे साथ जो है MBA में होने के कारण हुआ है, तो उसका उपयोग उसी रूप में किया जा रहा है संसद में बैठा के। देखिए, इस समय का जो अमित शाह जी का दौरा है, उस दौरे में अभी इतना तो मैं नहीं कहूंगा इतना डिटेल में कि किसको कितनी सीटें हैं, क्या समझौता होगा। बीजेपी के सामने चैलेंजेस क्या है इस समय, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की और पश्चिम बंगाल के रिजल्ट को हटा के फिर देश के रिजल्ट को देखिए तो बहुत कुछ हमारे सामने साफ है। भारतीय जनता पार्टी के सामने पहली चुनौती है कि अपने कार्यकर्ता, अपने प्रतिबद्ध समर्थक, अपने स्थानीय नेता जो उदासीन थे, उनका विश्वास फिर से कैसे पाना है। जो लोग फिर भी सक्रिय रहे उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है। और तीसरा जो है, जो नेताओं की ओर थोड़े बहुत मतभेद रहे हैं जिसके कारण समस्याएं, उनको ठीक करना है। और इन सब के पीछे जो है मुद्दों की भूमिका होती है कि मुद्दों पर ही व्यक्ति के मतभेद दूर होते हैं, तो कैसे मुद्दे लाने हैं वहां। तो ये जो बड़ी बैठक आज हो रही है, जो 4500 के आसपास सुना है लोग हैं, और लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बावजूद विधान परिषद में जो बीजेपी ने आपने अवधेश जी जिन चुनौतियों का जिक्र किया ना, वो चुनौतियां अब कैसे स्टेट दर स्टेट चेंज होती जा रही है और कैसे मुद्दे बदलने की कोशिश की जा रही है, आगे ये भी हम बताएंगे।